खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे हैं। इकोनॉमी एनजीओ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हंशु पवार। शो की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के हाल के साथ। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार सुस्ती के मूड में नजर आया। बैंकिंग शेयरों ने बाजार पर आज सबसे ज्यादा दबाव बनाने का काम किया है, लेकिन रिलायंस के अलावा टीसीएस और इन्फोसिस जैसे आईटी शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी आज फ्लैट बंद हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 7 पैसे कमजोर होकर 73.85 के स्तर पर बंद हुआ है। इंडाइसिस की अगर बात की जाए तो बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 0.16% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.01% की मामूली कमजोरी दर्ज की गई है। ऑयल एंड गैस स्पेस की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आज गिरावट का ही रुख नजर आया। ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज निफ्टी बीएसई का 0.53% की गिरावट लेकर बंद हुआ है। बैंकिंग शेयरों ने आज सबसे ज्यादा दबाव बनाने का बाजार पर काम किया है। बैंक निफ्टी 254 अंकों की गिरावट लेकर 21,411.30 के लेवल्स पर बंद हुआ है, जबकि प्राइवेट बैंक इंडेक्स निफ्टी का आज 1.27% गिरा है। पीएसयू बैंक स्पेस की अगर बात की जाए तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आज 2.18% टूटा है। रियल्टी इंडेक्स में 1.21% ये फिसला है। मीडिया इंडेक्स 0.38% का दबाव लेकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है उसमें 1.96% की तेजी दर्ज की गई। ऑटो इंडेक्स में 0.29% की बढ़त रही, जबकि फार्मा कंपनियों में भी दबाव के साथ ही कारोबार हुआ है। निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है वो 0.74% का दबाव लेकर बंद हुए, जबकि आईटी इंडेक्स 0.25% टूटकर बंद हुआ। एफएमसीजी इंडेक्स में 451 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। एडवांस और डिक्लाइंस की बात की जाए तो निफ्टी के 50 में से 16 शेयरों में बढ़त के साथ कामकाज हुआ है। 34 शेयर आज बिकवाली इन पर हावी नजर आई। बैंक निफ्टी के 12 में से महज 1 शेयर ऐसा था जिसने अपनी क्लोजिंग हरे निशान में दी है। 11 शेयरों पर बिकवाली हावी नजर आई। बाजार का आज का सत्र खत्म होने पर सेंसेक्स 8.41 अंकों के दबाव के साथ 37,973.22 के स्तर पर बंद हुआ। 5.25 अंकों की कमजोरी निफ्टी में दर्ज की गई। 11,222.40 के स्तर पर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है, यानी कि आज सेंसेक्स में 0.02% और निफ्टी में 0.05% की कमजोरी दर्ज की गई है। कोरोना महामारी की वजह से एशिया में 1967 के बाद सबसे कम जीडीपी की विकास दर रह सकती है, ऐसा मानना है विश्व बैंक का। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने अपने आर्थिक अपडेट में ये भी अनुमान जाहिर किया है कि एशिया में जीडीपी 0.9% के करीब रह सकती है। विश्व बैंक के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से पूर्वी एशिया और एशिया पैसिफिक में पिछले 50 सालों की सबसे कम विकास दर रह सकती है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के साथ साथ चीन में भी अर्थव्यवस्था 50 से ज्यादा सालों के दौरान सबसे धीमी ग्रोथ से बढ़त इसमें देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक का यह भी कहना है कि 2020 में इस क्षेत्र के केवल 0.9% तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के बाकी हिस्सों में जीडीपी में 3.5% की गिरावट आ सकती है। भारत में पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अर्थव्यवस्था में वापसी लाने में मदद कर सकता है। वर्ल्ड बैंक के अलावा रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भी देश के जीडीपी अनुमानों को आगे और घटाते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 11% तक की गिरावट आ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले 9.5% की गिरावट का अनुमान जाहिर किया था। इक्रा ने अपने अनुमानों को संशोधित करते हुए कहा है कि देश में कोविड-19 की रफ्तार अभी भी ज्यादा है। तो वर्ल्ड बैंक के अलावा इक्रा जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी अपने अनुमान में संशोधन किया है और कहा है कि जीडीपी में अगली तिमाही में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। संस्था के मुताबिक केंद्र सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। संस्था के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उसके लोगों को भारत में काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संस्था का दावा है कि उसने दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों में दिल्ली पुलिस से जवाबदेही की मांग की थी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर केंद्र से सवाल पूछे गए थे।
यही वजह है कि सरकार संस्था के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है और संस्था की वित्तीय परिसंपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। संस्था का यह भी कहना है कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की जानकारी उसे 10 सितंबर को मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार के मुताबिक पिछले 2 साल से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और संस्था के बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। संस्था सरकार और पुलिस में लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठा रही है, जिससे सरकारी एजेंसियों की तरफ से उत्पीड़न किया जा रहा है। संस्था ने यह भी दावा किया है कि सरकार के साथ ईडी भी इसमें शामिल है। संस्था अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है और सरकार की कार्रवाई इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को अवैध रूप से फंड मिल रहा है और ये कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल पर विदेश से पैसा लेने में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। ईडी इसकी जांच कर रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक संस्था को एफडीआई के जरिए फंड मिला है, जिसकी गैर सरकारी संगठनों के मामले में अनुमति नहीं है। तो सरकार पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा जा रहा है संस्था की तरफ से कि सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा दी है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि अब वो होम लोन, कार लोन, गोल्ड और पर्सनल लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करेगा। ये 100% माफ कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को बैंक के ऐप योनो से अप्लाई करना होगा। इसी के साथ त्योहारी सीजन में दूसरे तमाम ऑफर्स भी बैंक की तरफ से दिए जा रहे हैं। बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि स्पेशल त्योहारी ऑफर शुरू हो चुका है। इसमें होम लोन प्रमुख है। इसमें उन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से प्रोसेसिंग फीस इसमें माफ होगी जो प्रोजेक्ट्स पूरा हो चुके हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया जाता है तो घर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। एसबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन ग्राहकों को 10 बीपीएस यानी कि 0.10% की ब्याज में स्पेशल छूट मिलेगी, जिनका स्कोर अच्छा होगा। ये लोन की राशि पर निर्भर होगा। जो ग्राहक गोल्ड लोन लेना चाहते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें 36 महीने तक ग्राहक पेमेंट कर सकते हैं। इसकी जो ब्याज दर है वो 7.5% रखी गई है। बैंक ने त्योहारी ऑफर में सभी तरह के कर्जों पर फोकस किया है। इसी तरह ज्यादा खर्च करने के लिए पर्सनल लोन पर बैंक ने महज 9.6% का ब्याज ऑफर किया है, जबकि इस तरह का लोन 15% से ऊपर ही मिलता है। बैंक ने तमाम ऑफर्स अपने ग्राहकों को दिए हैं। साथ ही साथ बैंक की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो लोग ऑटो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भी खास ऑफर बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे कम ब्याज दरों पर ऑटो लोन का ऑफर दे रहा है, जो कि 7.5% पर मिलेगा। साथ ही ऑन रोड फाइनेंस 100% मिलेगा। ये चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध होगा। हालांकि एसबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो ऑटो और गोल्ड लोन पर इन प्रिंसिपल मंजूरी देगा। जो लोग योनो ऐप से अप्लाई करेंगे उन्हें ही ये सुविधा मिलेगी। इसी तरह से कोई भी पेपरलेस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन और इंस्टा होम टॉप अप लोन योनो के जरिए ले सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक इन तमाम जानकारी योनो ऐप से भी ले सकते हैं। वहीं रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें जियो की तरफ से कहा गया है कि इसी साल नीलामी डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि नीलामी नहीं होने से 4G सेवाओं पर असर पड़ रहा है। रिलायंस जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को चिट्ठी में लिखा है कि दिसंबर 2020 से पहले स्पेक्ट्रम नीलामी की जानी चाहिए। इस चिट्ठी में रिलायंस जियो ने यह भी कहा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। कंपनी का यह भी कहना है कि नीलामी नहीं होने से 4G सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही साथ निवेशकों का भरोसा भी टूट सकता
है। स्पेक्ट्रम नीलामी से डिजिटल इंडिया और ब्रॉडबैंड मिशन को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने सरकार से सारा उपलब्ध स्पेक्ट्रम नीलाम करने की मांग भी कही है। आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम की आखिरी नीलामी 2016 में हुई थी। जानकारी दे दें कि 2017-18 और 18-19 में स्पेक्ट्रम की किसी तरह की कोई नीलामी नहीं हुई। इससे पहले आखिरी नीलामी अक्टूबर 2016 में की गई थी। उस नीलामी में जितने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे गए थे उनका महज 40% ही बिक पाया था। महज 965 मेगावाट्स की नीलामी से सरकार को 65,789 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। देश की टेलीकॉम कंपनियां इस समय वित्तीय समस्या से जूझ रही हैं और इस स्थिति में रिलायंस जियो की तरफ से स्पेक्ट्रम नीलामी की मांग कंपनी की वित्तीय मजबूती जाहिर करती है। आगे बढ़ लेते हैं। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक कारोबार करने वाली टाटा ग्रुप अब सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, इस ऐप के जरिए टाटा ग्रुप रिटेल सेक्टर में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इस सुपर ऐप के लिए फंड जुटाने के मकसद से ग्रुप संभावित निवेशकों से बातचीत भी कर रही है। फंड के बदले टाटा ग्रुप निवेशकों को सुपर ऐप में हिस्सेदारी देगी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा गया है कि सुपर ऐप में हिस्सेदारी के लिए अमेरिका की होलसेल कंपनी वॉलमार्ट इंक की टाटा ग्रुप से बातचीत जारी है। खबरों के मुताबिक वॉलमार्ट इंक सुपर ऐप में 20 से 25 बिलियन डॉलर का निवेश कर सकती है। वॉलमार्ट ने मई 2018 में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की 66% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये सौदा 16 बिलियन डॉलर में हुआ था। अगर टाटा ग्रुप और वॉलमार्ट इंक के बीच साझेदारी होती है तो ये रिटेल सेक्टर में देश की सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। खबरों की माने तो टाटा ग्रुप और वॉलमार्ट एक जॉइंट वेंचर के तहत संयुक्त रूप से सुपर ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। इससे टाटा ग्रुप और फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स कारोबार के बीच तालमेल को फायदा होगा। इस साझेदारी से ग्राहकों को टाटा और फ्लिपकार्ट के सभी उत्पाद एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि वॉलमार्ट ने इस ट्रांजैक्शन के लिए गोल्डमैन सैक्स को इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे चुना है। सुपर ऐप की वैल्यूएशन 50 से 60 बिलियन डॉलर हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपर ऐप की हिस्सेदारी बेचने के लिए टाटा ग्रुप दूसरे संभावित निवेशकों से भी बातचीत कर रहा है। इसमें कई ग्लोबल टेक कंपनियां भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अभी ये बातचीत शुरुआती दौर में है। निवेश को लेकर कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। टाटा ग्रुप का ये सुपर ऐप दिसंबर तक लॉन्च होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश में बढ़ते ई कॉमर्स कारोबार को देखते हुए कंपनी ने ये फैसला लिया है और इस ऐप पर खाने पीने के सामान के अलावा फैशन, लाइफस्टाइल, बिल पेमेंट्स की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप के ई कॉमर्स कारोबार टाटा क्लिक, टाटा क्विक और क्रोमा के उत्पाद भी इस प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को मिल सकेंगे। टाटा ग्रुप के सुपर ऐप का रिलायंस और अमेजॉन से सीधा मुकाबला माना जा रहा है। अगले महीने पड़ने वाले त्योहारों के साथ साथ अक्टूबर महीने में 4 रविवार को जोड़ दें तो अक्टूबर में कई जगहों पर 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। अगर आपका कोई बैंक से जुड़ा काम है तो इसे तुरंत निपटा लें। किस दिन रह सकते हैं बैंक बंद, इस रिपोर्ट में देखिए। अक्टूबर महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ होने जा रही है, जिसकी वजह से अक्टूबर महीने में कई राज्यों में 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में 4, 11, 18 और 25 तारीख को कुल 4 रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा महीने में पड़ने वाले कई त्योहारों के चलते भी बैंकों में कई जगह छुट्टी रहेगी। छुट्टियों की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ हो रही है। 4 अक्टूबर को रविवार साप्ताहिक अवकाश होगा। 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे, जबकि 17 अक्टूबर को स्थानीय छुट्टी है। 18 अक्टूबर को फिर से रविवार की छुट्टी है। 23 अक्टूबर को दुर्गा पूजा महा की छुट्टी रहेगी। 24 अक्टूबर को दुर्गा पूजा महाअष्टमी और चौथे शनिवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी है। 26 से 28 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के अवसर पर कई जगह बैंक बंद रहेंगे। 29 अक्टूबर को मिलादे शरीफ के मौके पर कई जगह बैंक बंद रहने वाले हैं, जबकि 30 अक्टूबर को ईदे मिलाद है। 31 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि और सरदार पटेल की जयंती के चलते कई जगह बैंक बंद रह सकते हैं।
अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम तय समय पर निपटा सकते हैं, ताकि बैंक से जुड़ा आपका कोई काम अटके ना। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। हाल ही में देश में 1000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की संपत्ति वाले अमीर शख्सियतों की एक लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट IIFL वेल्थ हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई है। लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने लॉकडाउन पीरियड में हर घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। लिस्ट में और किस बड़ी शख्सियत ने जगह बनाई है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 ने हाल ही में देश में 1000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की संपत्ति वाले अमीर शख्सियतों की एक लिस्ट जारी की है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल टॉप पर बने हुए हैं। 6,58,400 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी देश और दुनिया के टॉप 5 धन कुबेरों में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में देश के ऐसे अमीर शामिल हैं जिनकी संपत्ति 31 अगस्त 2020 तक 1000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा थी। इस बार इस सूची में 828 भारतीयों को जगह मिली है। लंदन में रहने वाले हिंदुजा ब्रदर्स लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। हिंदुजा ब्रदर्स की कुल संपत्ति 1,43,700 करोड़ रुपए आंकी गई है। HCL के संस्थापक शिव नाडर 1,41,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे, गौतम अडानी और उनका परिवार चौथे, जबकि विप्रो के अजीम प्रेमजी 5वें पायदान पर हैं। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से हर घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में अंबानी की निजी संपत्ति 2,77,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,58,400 करोड़ रुपए हो गई है। मुकेश अंबानी इस सूची में 9 साल से टॉप पर बने हुए हैं। हाल ही में अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस सौदे के बाद अंबानी की कंपनी की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। अंबानी ने हाल ही में 20 अरब डॉलर की पूंजी जुटाकर रिलायंस को कर्ज मुक्त कंपनी बना दिया है। इससे अंबानी को ऐसे समय वित्तीय ताकत मिली है जब कोरोना महामारी की वजह से बाकी कंपनियों को बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के फाउंडर राधाकृष्णन दमानी ने पहली बार देश के टॉप 10 कुबेरों में जगह बनाई है। राधाकृष्णन दमानी इस सूची में 7वें नंबर पर हैं। टॉप 10 में इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस एस पूनावाला, कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, सन फार्मा के दिलीप सिंघवी और शापूरजी पोलॉन्जी ग्रुप के शापूरजी पोलॉन्जी मिस्त्री शामिल हैं। लिस्ट में शामिल 828 भारतीय अमीरों की कुल संपत्ति 821 अरब डॉलर यानी कि 60,59,500 करोड़ रुपए है। ये पिछली बार से 140 अरब डॉलर यानी कि 10,29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी को भी माना जा रहा है। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।